आज की इस परिचर्चा में सभी सुधीजनों का स्वागत है। आज का मेरा विषय है बोंदा के संप्रभुता के सिद्धांत पर तथा वेल ऑर्डर्ड स्टेट के बारे में बोंदा का विचार क्या है। वैज्ञानिक राजनीति के इतिहास में जीन बोंदा एक गुण प्रवर्तक विचारक के रूप में विख्यात है। वह आधुनिक अर्थों में इतिहास का दर्शन प्रतिपादित करने वाला पहला चिंतक था। मैकियावेली के बाद शुरू हुए धार्मिक आंदोलन की चेतना ने एक ओर बोंदा में अनुभववादी दृष्टि विकसित की तो दूसरी ओर उसे मध्यकाल के रूढ़िवादी प्रभाव से मुक्त किया। बोंदा तत्कालीन धार्मिक संघर्षों से आक्रांत सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता व स्थायित्व देने के उद्देश्य से फ्रांसीसी शासक को शक्तिशाली स्थिति प्रदान करने की चेष्टा की। फ्रांस को गृह कलह व धर्म युद्धों की विभीषिका से बचाने के उपाय के तौर पर बोंदा के साथ अन्य समकालीन विचारकों ने धार्मिक सहिष्णुता रिलीजियस टॉलरेंस की नीति पर विशेष बल देना शुरू किया। इसमें इन विचारकों को ने तमाम धार्मिक पार्टियों के उन्मूलन व फ्रांस के सम्राट की शक्ति को सर्वोच्च शक्ति होने के आश्वासन में ही उन उदार विचारकों को शांति व व्यवस्था के बीज दिखाई पड़े। इन्होंने संगठित होकर पेलिटिग्यूस के रूप में एक संप्रदाय की आधारशिला रखी। बोंदा इस संप्रदाय का सक्रिय सदस्य था। अन्य प्रमुख लोगों में एल हापिटाल पास्क्यूर व डी जॉन थे। वस्तुतः बोंदा एक ऐसे सुव्यवस्थित राज्य वेल ऑर्डर स्टेट का खाका खींचना चाहता था जो शांति और स्थायित्व की पूरी गारंटी दे सके। उसकी समस्त विचार विधियों से इसी वेल ऑर्डर्ड स्टेट के स्वर गुंजित होते हैं। बोंदा के दर्शन में अतीत और आधुनिकता का तनाव परिलक्षित होता है। वह मध्ययुग व आधुनिकता के तत्वों की एक संयुक्त धारा प्रवाहित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सेबाइन ने पुनः लिखा कि बोदीन हैड सीज्ड टू बी मेडिवल विदाउट बिकमिंग मॉडर्न। मध्ययुगीन तत्व बोंदा के विचार में जो थे वह पहली प्रतिस्थापना है। राज्य ब्रह्मांड का एक अंग है, राज्य को ईश्वर से जोड़ता है। दूसरा, राज्य एक नैतिक संस्थान है। बोंदा ने मैकियावेली का खंडन करते हुए कहा कि राज्य राइट पर आधारित है न कि माइट पर। तीसरी प्रतिस्थापना, राज्य परिवारों का समूह है। स्टेट इज एन एग्रेशन ऑफ फैमिलीज। और चौथी प्रतिस्थापना, बोंदा मानता है कि दैवी व प्राकृतिक कानून मानवीय कानून से ऊपर होते हैं, प्रथम द्वितीय को अनुशासित करता है। पांचवी प्रतिस्थापना, राज्य का भाग्य बहुत सी परालौकिक शक्तियों से नियंत्रित होता है। इनमें ग्रहों, नक्षत्रों, जादू, मंत्र, भूत, प्रेत, चुड़ैल और प्रेतात्माएं प्रमुख होती हैं। बोदीन कुड स्टिल पीपल फिजिकल वर्ल्ड विद द स्पिरिट्स एंड डेमोस ऑफ वेयर लेट्स द lives of man dependent at every thing। आधुनिक तत्व बोंदा ने पहली प्रतिस्थापना, बोंदा ने सर्वप्रथम इतिहास का दर्शन प्रस्तुत करते हुए फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री अपने अध्ययन पद्धति को इससे जीवंत किया। उसके अनुसार इतिहास मनुष्य के विगत की गाथा है। इस विषय पर बोंदा ने एक महत्वपूर्ण कृति ए मेथड फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री नाम से तैयार की, जिसमें इतिहास की एक नवीन व्याख्या के आधार पर समाज व राजनीति से संबंधित अनेक रूढ़ व जमे जमाए विचारों में सम्यक संशोधन व परिवर्तन के सूत्र संकलित हैं। दूसरा, बोंदा दृढ़तापूर्वक स्वीकार करता है कि नैतिकता के क्षेत्र में निरंतर विकास हुआ है। विकास की प्राचीन अवधारणा पर निषेध करते हुए वह रेखीय विकास को स्वीकार करता है, लाइनर डेवलपमेंट। प्राचीन काल में समय की अवधारणा को चक्र मानते हुए सर्कुलर डेवलपमेंट, चक्रीय विकास को मान्यता दी गई थी।
तीसरा, यद्यपि मैकियावेली ने भी राज्य की शक्ति संपन्नता का संकेत किया, परंतु वह इस पर बोंदा के समान सविस्तार वह तार्किक शैली से कुछ नहीं व्यक्त किया। इसलिए प्रभुसत्ता के सिद्धांत को प्रस्तुत करने में बोंदा ने एक अग्रदूत की भूमिका निभाई। राजनीतिक चिंतन को यह उसकी एक नवीन व मौलिक देन है। जॉर्ज कैटलिन के अनुसार आधुनिक युग में इस शब्द प्रभुसत्ता यानी सॉवरेंटी का प्रयोग सर्वप्रथम बोंदा के ग्रंथ रिपब्लिक में ही हुआ है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर मैक्सी ने लिखा कि बोधीन वाज इन रियलिटी मोर मॉडर्न देन मेनी मॉडर्न्स। दूसरी तरफ सेबाइन ने बोंदा के दर्शन में समस्त प्राचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक लक्षणों को समेटते हुए इस बात को स्वीकार किया। बोंदा राज्य के आविर्भाव को न तो अरस्तु की भांति प्राकृतिक मानता है और न ही सामाजिक संविदा से उत्पन्न एक मानवीकृत संस्था। बोंदा राज्य की मूल इकाई परिवार को मानता है। परिवार की अवधारणा पर रोमन विधि, रोमन लॉ व हार्वर्ड पैट्रियार्च के प्रभाव दिखते हैं। बोंदा के अनुसार जब व्यक्ति समूह या समुदाय बनाता है तो उसकी प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्रता छिन जाती है। डनी के अनुसार बोंदा शक्ति के प्रति प्रतिबद्ध होने के कारण व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ठुकराते हुए राज्य के ऐतिहासिक विकास के क्रम में परिवार को प्रथम पक्ष मानता है, प्रथम पग मानता है। इस परिवार में स्त्री, पुत्र, दास सब के सब परिवार के मुखिया के अधीन होते हैं। अतएव बोंदा प्रकारांतर से अपने ही इस विचार को काट देता है कि प्राकृतिक विधि के अनुसार सब स्वतंत्र व समान है। उसके दर्शन में सिर्फ परिवार के मुखिया तक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। बोंदा राज्य के आविर्भाव के पूर्व प्रकाश में आने वाली तमाम संस्थाओं को व्यक्ति के सामाजिक प्रेरणा का परिणाम बताता है। पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार से परिवार मिलते हैं और छोटे स्तर पर ऐसे परिवारों के कई झुंड बन जाते हैं। बोंदा राज्य की उत्पत्ति शक्ति से मानता है। इतिहास साक्षी है कि दे आर मिलिट्री लीडर्स हु इम्पोज्ड देयर स्वे अपॉन द पीपल्स। वह इस बात को स्वीकार करता है। अरस्तु के इस मत का खंडन करता है कि सद्गुणों के कारण सम्राट को लोग आम समर्थन देकर राज सिंहासन पर आरूढ़ करते हैं। बोंदा के चिंतन के सबसे प्रमुख जो अवधारणा है वह संप्रभुता के सिद्धांत की है, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी। बोंदा रिपब्लिक के ग्रंथ 1 के 8वें अध्याय में संप्रभुता पर औपचारिक चर्चा करता है। यद्यपि राज्य की परिभाषा प्रस्तुत करते समय बोंदा ने संप्रभुता की अवधारणा का एक धूमिल चित्र दर्शाता है, परंतु बाद में संप्रभुता की परिभाषा निर्धारित करते हुए उसने लिखा कि सॉवरेंटी इज सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स इज रिस्ट्रेन्ड बाय द लॉस। बोंदा के अनुसार राज्य वही होगा जहां संप्रभुता होगी। संप्रभुता राज्य का प्राण है। राज्य अपनी इस संप्रभुता के कारण ही अन्य संस्थाओं से भिन्न है। उसके अनुसार राज्य की परिभाषा संप्रभु और प्रजा यानी सब्जेक्ट्स के आधार पर ही की जा सकती है। यहाँ तक कि व्यक्ति नागरिक का दर्जा भी तभी प्राप्त करता है जब वह संप्रभुता की अधीनता स्वीकार कर लेता है। यानी प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती। लक्षण, इसके पहला लक्षण है संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है, सुप्रीम पावर, इट इज ओवर एंड अबव द सोसाइटी। दूसरा, संप्रभुता शाश्वत एवं स्थायी है, यह एक निरंतरता का माप है। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तीसरा, संप्रभुता को प्रत्यायोजित किया जा सकता है,
परंतु किसी प्रकार के प्रतिबंध या सीमा में बांध कर नहीं। ग्राही संप्रभु वास्तविक अर्थों में संप्रभु होना चाहिए। पहली प्रतिस्थापना, चौथी प्रतिस्थापना है संप्रभुता अविभाज्य है। पांचवी, यह समस्त कानूनों का स्रोत है, इसलिए किसी कानून से सीमित नहीं किया जा सकता है। इसकी सीमाएं हैं। पहली सीमा है, बोधा अपने संप्रभु को दैवी व प्राकृतिक विधियों की सीमा में बांध देता है। डनिंग के अनुसार संप्रभु प्रजाजन की भांति ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। ईश्वर और प्रकृति के नियमों की भूमिका को रेखांकित करते हुए बोधा कहता है कि इन विधियों के प्रभाव से संप्रभु अपने वादों और करारों को पूरा करता है। दूसरी बात, बोधा का संप्रभु परिवार व संपत्ति को भी नष्ट या तोड़ नहीं सकता। बोधा के अनुसार बिना उचित व तार्किक कारण बताए संप्रभु किसी नागरिक की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता। तीसरी बात, बोधा के संप्रभु को उन संवैधानिक सिद्धांतों व संस्थाओं से भी नियंत्रित होना पड़ता है जो किसी राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। इस दृष्टि से राजनीतिक विचारों के इतिहास में बोधा का जो स्थान है वह एक धूमकेतु की तरह प्रकाशित होकर आधुनिक राजनीतिक विचारों को एक नया स्वरूप व रंग प्रदान करता है। उसका महत्व धार्मिक सहिष्णुता के साथ एक ऐसे राज्य व संप्रभु की रूपरेखा तैयार करने में है जो अरस्तु के दर्शन से अंशतः नियंत्रित होकर दैवी व प्राकृतिक विधियों की सर्वोच्चता स्थापित करता है। डनिंग ने स्पष्टतः स्वीकार किया है कि बोधा के चिंतन में एक साथ विद्वत्ता, पांडित्य, रूढ़िवाद और पुनरुत्थान के भाव संचरित होते हैं। साथ ही उसके चिंतन में शक्तिशाली राजतंत्र को संचालित करने की व्यवहारिक कला, प्रैक्टिकल स्टेट क्राफ्ट का भी उल्लेख है। जेनेट ने बोधा पर अरस्तु के प्रभाव की मात्रा पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि बोधा के दर्शन में महत्वाकांक्षा की चेतना विद्यमान है, लेकिन यह अरस्तु को महिमा मंडित करने का असफल प्रयास भी है। इसी प्रकार ब्लेंसली को इस बात का दुख है कि बोधा की शैली अनाकर्षक और निराशाजनक है। दूसरी तरफ अनेक इतिहासकार व टीकाकार यह सर्वसम्मत से मानते हैं कि बोधा ने राजनीतिक सिद्धांत की पुनः उस समय वह उस स्वरूप व शैली में विभूषित किया जो अरस्तु के पश्चात लुप्त हो गया था। बोधा का योगदान इस रूप में भी अतुलनीय है कि उसने मैकियावेली के अधूरे कार्यों को पूरा करते हुए उसने राजनीतिक दर्शन को ऐतिहासिक अध्ययन, हिस्टोरिकल रिसर्च वह समकालीन पर्यवेक्षण का स्पर्श देकर इसे अपेक्षाकृत अधिक अनुभववादी व यथार्थवादी दृष्टि दी। बोधा के महत्व का एक प्रमुख कारण यह भी है कि उसने संप्रभुता, राज्य व शासन में विभेद व पर्यावरण के प्रभाव पर अपने मौलिक चिंतन की छाप छोड़ी। इस संदर्भ में उस पर अरस्तु का विशेष प्रभाव नहीं है। बोधा को विचारों के इतिहास में अमिट ख्याति दिलाने का श्रेय उसके इस प्रयास को है जिससे उसने राज्य व सरकार के विज्ञान को इतिहास और प्रेक्षण का व्यापक धरातल दिया और नीति शास्त्र व धर्मशास्त्र से इसकी अभिष्ट निकटता भी स्थापित की। धन्यवाद।